हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोग थिंकर पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले थिंकर हैं सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, आपके टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से सिगमंड फ्रायड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिगमंड फ्रायड की अगर बात करें दोस्तों, तो आपका चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी पीआरटी हो या डीएसएसबी केवीएस जैसी अन्य जितनी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, उनमें हर एक एग्जाम में सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड इनके सिद्धांत का क्या नाम था? इनके सिद्धांत का नाम था मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। एक फैक्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया कि सिगमंड फ्रायड ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया या सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत, या इसको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी थ्योरी क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे इनकी थ्योरी क्या है। विनया के डॉक्टर फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। तो इस लाइन से देखेंगे, ये रहने वाले कहाँ के थे? ये विनया के थे और पेशे से ये एक डॉक्टर थे, और इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। इनका जो सिद्धांत है ये इनमें इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 82 वर्ष की आयु में फ्रायड की मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए ये 82 साल तक जीवित रहे और इनकी मृत्यु हो गई। फ्रायड ने व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं। फ्रायड ने सर्वप्रथम मन की 3 दशाएं बताई हैं। अब यहाँ से केवल आप लोग इतना समझिए कि ये तो फ्रायड के बारे में संक्षिप्त चर्चा थी। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जितना आपने ऊपर पढ़ा, केवल इनका सिद्धांत कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ये मन की 3 अवस्थाएं हैं कौन? यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में बनते हैं, तो इन अवस्थाओं को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं। पहली अवस्था कौन है इनकी? चेतन। पहली चेतन होता क्या है? चेतन क्या होता है? चेतन का संबंध वर्तमान से होता है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाने का प्रयास किया है, तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चेतन का संबंध वर्तमान से होता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे परीक्षा भवन में परीक्षार्थी का प्रश्नों के उत्तर लिखते रहना, ये होती है हमारी चेतन अवस्था। चेतन अवस्था बिल्कुल इसका जो संबंध होता है हमारा, ये वर्तमान से होता है। आगे देखते हैं। फ्रायड के अनुसार चेतना तात्कालिक ज्ञान से संबंधित रहता है। जो चेतन अवस्था होती है ये हमारी तात्कालिक ज्ञान, जैसा मतलब जो दिखता है, जो उसके सामने होता है, बस वही चेतन अवस्था होती है। अभी आप लोग बिल्कुल क्लियर से समझेंगे जब हम चेतन और अचेतन और अर्धचेतन तीनों के बारे में जान लेंगे, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ चेतन क्या होता है, अचेतन और अर्धचेतन क्या होता है। अभी आप लोग बस इतना ही समझिए, जो चेतन अवस्था होती है वो वर्तमान से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं है अब अचेतन। अचेतन क्या होता है? फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है। फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है। उसके अचेतन मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की गई है, जिसका अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है या हमें दिखाई नहीं देता। अचेतन अवस्था को फ्रायड ने क्या बताया कि जैसे जो चीज़ें बच्चे के या वयस्क के, किसी के कह लें, जो चीज़ें उसके अंदर रहती हैं वो अचेतन होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। उनको फ्रायड जी ने एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देके बताया है कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है, अगर उसको आप पानी में डालेंगे तो उसका एक भाग दिखा करता है, उसका 9 भाग पानी में डूबा रहता है। तो इसको आगे देखते हैं। ये अभी आप लोगों को चेतन और अचेतन दोनों क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। नोट में लिखा है, पानी में डूबा बर्फ का टुकड़ा, जो भाग पानी में डूबा रहता है उसे अचेतन कहते हैं। अतः जो भाग पानी की सतह पर दिखता है उसे फ्रायड ने चेतन मन की
संज्ञा दी। यही इनकी थ्योरी है। यही इन्होंने बताया था कि जो बर्फ का टुकड़ा जैसे मान लो आप पानी में डालते हैं तो उसका 9 भाग उसका पानी में जाएगा और उसका ऊपरी 1% भाग बिल्कुल ऊपर दिखता है। जो ऊपर दिखने वाला भाग होता है वो हमारा चेतन होता है, और जो नीचे डूबा हुआ भाग होता है, नीचे बर्फ का टुकड़ा जो डूबा हुआ हिस्सा होता है वो हमारा अचेतन होता है। उसको अचेतन मन फ्रायड जी ने बताया है। आशा करता हूं आप लोगों को ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आगे देखते हैं अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या होता है? यह चेतना अवस्था की ऊपरी सतह होती है। कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो आसानी से बिना किसी प्रयास के चेतना अवस्था में आ जाती हैं। उसे अर्धचेतन कहते हैं। डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन से आप लोग नहीं समझ पाएंगे। और डिफिनीशन आगे एग्जाम्पल इसका क्या है कि अर्धचेतन होता क्या है। अर्धचेतन वो चीज़ होती है कि जैसे इसमें लिखा है, कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो आसानी से बिना किसी प्रयास के चेतन अवस्था में आ जाती हैं। मतलब अर्धचेतन को उन्होंने ये बताया कि जो चेतन अवस्था की चीज़ें होती हैं वो बिना किसी प्रयास के अर्धचेतन में चली जाती हैं, वो हमारी अर्धचेतन कहलाती हैं। जैसे जीभ जीभ का लड़खड़ा जाना, परिचित नामों को भूल जाना। अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि ये अर्धचेतन क्या होता है। अर्धचेतन क्या होता है? चेतन अवस्था की तो हमें जानकारी होती है, वर्तमान स्थिति की बात होती है। लेकिन अगर अचानक आपकी जीभ लड़खड़ा गई या आपने कोई वस्तु कहीं पे रख दी है और आप भूल गए कि उसको आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आपको नहीं पता है कि वो चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है, तो वो चीज़ें अच्छा पहले तो आपको पता थी कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ रखी है, तो यानी कि जब पता थी आपको तब तो वो चेतन अवस्था में थी। लेकिन आप भूल गए या आप किसी परिचित का नाम जान रहे हैं लेकिन आप उसका नाम भूल गए हैं, तो वो चेतन से पहुंच किस में गया? अर्ध चेतन में। तो जैसे आप परिचित लोगों का नाम भूल जाना, रखी हुई चीज़ों को भूल जाना, आपकी जवान का लड़खड़ा जाना, ये हमारी अर्ध चेतन अवस्था होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों तीनों अवस्थाएं आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। आगे क्या है? आगे है व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो को महत्व दिया। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये होता क्या है? यहां से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है इड, ईगो और सुपर ईगो से, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं, एक एक करके इनको देखेंगे कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। इड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग इदम। इड को हिंदी में बोलते हैं इदम। ये क्या होता है? फ्रायड ने इड को बहुत अधिक महत्व दिया। फ्रायड ने इड को बहुत अधिक महत्व दिया। इसकी उत्पत्ति बच्चे के जन्म से हो जाती है। जो इड होता है, इड ये जन्म से ही पैदा हो जाता है। अतः इसमें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यह आनंद सिद्धांत को मानता है। एक चीज यहाँ पे ये देखने वाली है, जो इड होता है ये आनंद सिद्धांत, इसका अगला नाम आनंद सिद्धांत भी है। तो अगर कभी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि आनंद सिद्धांत किससे संबंधित है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन पूछ सकते हैं, तो ये फ्रायड के इड इड से संबंधित है या इदम से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य आनंद या सुख प्राप्त करना है। क्या कह रहा है समझेंगे इसको। जो इड होता है वह बच्चों में जन्म से ही, पहली बात तो जन्म से ही आ जाता है, और इसमें बच्चा केवल आनंद को प्राप्त करने को ही सोचता है कि आनंद की अनुभूति मिले हमको, बस और कुछ नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और इड का जो सिद्धांत है वो आनंद सिद्धांत इसको कहते हैं। तो यानी कि जब इसके सिद्धांत का नाम ही आनंद सिद्धांत है, तो यानी कि यहाँ पे जो बच्चा होगा, यहाँ पे बच्चा सुख की प्राप्ति के लिए ही सोचेगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ईगो क्या होता है? ईगो क्या होता है देखेंगे इसको। ईगो को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अहम। ईगो को बोला जाता है हिंदी में अहम। ईगो को वास्तविक सिद्धांत कहते हैं। इड को कहते थे हम लोग आनंद सिद्धांत, और ईगो को वास्तविक सिद्धांत भी बोला जाता है। यह हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है, साथ ही हमारी इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इसे मन का शासक कहा जाता है।
दूसरी भाषा में समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, जो ईगो होता है हमारा, इसको वास्तविक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई ईगो में। और दूसरी चीज़ क्या है, यह हमारे व्यवहार में नियंत्रण रखता है, नियंत्रण करता है, साथ ही हमारी इच्छाओं तथा वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है, और इसको मन का शासक कहते हैं। ये एक चीज़ ये आप लोगों की जानने वाली हो गई। और दूसरी भाषा में चाहे हम लोग ऐसे समझ लें, जब किसी कारणवश ईड को दबाया जाता है, तो वहाँ पे ईगो, जब ईड आपका दबा दिया जाए, मान लो ईड दबाने का मतलब क्या हुआ कि आपके आनंद को जब दबा दिया जाए, तो वहीं से ईगो का प्रादुर्भाव होता है, ईगो उत्पन्न होता है वहीं से। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है परम अहम, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। आगे है हमारा, अगला है इनका सुपर ईगो। सुपर ईगो को हिंदी में क्या बोलते हैं, परम अहम। इसमें क्या होता है, इसका विकास सबसे देर में होता है। जो सुपर ईगो होता है ये सबसे लेट आता है। इसे आदर्शवादी नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। इसे आदर्शवादी नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। ये आप लोग तीनों इसके सिद्धांत याद रखना कि किसको कौन से सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह वह शक्ति है जो आदमी को सामाजिक बनाए रखती है। यह वह शक्ति है जो आदमी को सामाजिक बनाए रखती है। यानी कि सुपर ईगो का क्या मतलब है, सुपर ईगो में ये फ्राइड जी ने बताया है कि जो बालक होता है या जो वयस्क होता है, वो समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, और नैतिकता और आदर्शवादी जैसे उसके अंदर नैतिक गुण विकसित होते हैं। आगे क्या दिया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ईड कमजोर होता जाता है, वह सुपर ईगो विकसित होने लगता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो वो ईड को त्याग देता है। वयस्कों या बच्चों के अंदर एक तरीके से ईड बिल्कुल नगण्य के बराबर हो जाता है, बिल्कुल एक तरीके से समाप्त हो जाता है, और उसका सुपर ईगो या परम अहम विकसित होने लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, उसके साथ साथ ईड ईगो और सुपर ईगो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे क्या है, आगे फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ से भी आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फ्रायड की जो इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, ये कितनी अवस्थाएं हैं, 5 हैं। और अवस्थाओं के अंदर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको अवस्थाएं और अवस्थाओं के नाम और इनके अंदर क्या है, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो पहली होती है मुखावस्था या ओरल स्टेज। पहली है मुखावस्था या ओरल स्टेज। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति मुखीय क्षेत्र से होती है। पहली इनकी जो स्टेज है उसको बोलते हैं हम लोग मुखावस्था या ओरल स्टेज। इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो मुखीय क्षेत्र से होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अगली जो दूसरी अवस्था है, इनकी दूसरी अवस्था का नाम है गुदावस्था। दूसरी अवस्था है गुदावस्था। इसमें होता क्या है, इस अवस्था में मलमूत्र त्याग की शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था में जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे वो मलमूत्र त्याग की इच्छा दी जाती है कि वो अंडरवेयर वॉशरूम ना करे, और ये ऐसी सारी चीज़ें ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। और ये जो मुखावस्था है ये हमारे बिल्कुल शिशु में होती है, जो बिल्कुल पैदा होता है, बच्चा छोटा सा होता है, ये उसके अंदर होती है। और उससे जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये गुदावस्था दूसरी स्टेज आई है। आगे हमारी तीसरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, लिंग प्रधानावस्था। लिंग प्रधानावस्था, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में ऑडिपस लड़के में तथा इलेक्ट्रा लड़की में ग्रंथि का विकास होता है। अब ये ग्रंथि होती क्या है, इस ग्रंथि का मतलब क्या है, ऑडिपस लड़कों में और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़की में विकसित होती है। ऑडिपस ग्रंथि वो होती है लड़कों के अंदर कि लड़का अपनी पिता की अपेक्षा माँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़कियों में, वहाँ पे इनमें जस्ट उनमें भी अपोजिट होता है कि लड़की माँ की अपेक्षा पिता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। यानी कि ये विषम लैंगिकता का उदाहरण है। एक तरीके से ऐसे देख लेंगे तो ये ग्रंथि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को इसका मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये जानना है कि जो इनकी तीसरी स्टेज है लिंग प्रधानावस्था, उसमें
इस ग्रंथि का लड़कों में ऑडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी इनकी अगली जो बताई है चौथी, अव्यक्तावस्था। अव्यक्तावस्था, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा मार्ग बदलकर शिक्षा, चित्रकारी, खेलकूद आदि क्षेत्रों में सृजनात्मक गतिविधियों के रूप में प्रकट होती है। जब इस अवस्था में बच्चा आता है तो लैंगिक ऊर्जा बिल्कुल मतलब माँ और पिता के पास रहकर छोड़कर वो अपना शिक्षा की तरफ, खेलकूद और चित्रकारी की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाता है। तो ये अव्यक्तावस्था हमारी चौथी अवस्था हो गई। और आगे जो हुई अगली है, इन्होंने फ्राइड जी ने बताई है पांचवी, जननेंद्रियावस्था। जननेंद्रियावस्था बताई है। इसका क्या मतलब है? फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में काम शक्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी इनकी पांचों अवस्थाएं। एक बार देख लेते हैं फ्रायड के सिद्धांत में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। जो फ्रायड का सिद्धांत एक बार हम ओरल क्लियर कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख के फ्रायड की थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं इसके लिए आप लोग नोट कर लीजिए कापी कलम लेकर। जो सिगमंड फ्रायड थे, ये पहली बात तो विनिया के रहने वाले थे, विनिया के मनोवैज्ञानिक थे ये, और पेशे से ये डॉक्टर थे। इनके सिद्धांत का नाम मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई। पहली अवस्था इन्होंने बताई चेतन, दूसरी अचेतन और तीसरी अर्धचेतन। चेतन अवस्था क्या होती है? चेतन अवस्था इन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया कि जो बालक का व्यक्तित्व होता है ये बर्फ़ के टुकड़े के समान होता है, और बर्फ़ का टुकड़ा अगर यदि पानी में डाल दिया जाए तो उसका जो भाग ऊपर दिखता है वो हमारा चेतन कहलाता है, और जो भाग पानी के अंदर डूबा रहता है वो अचेतन कहलाता है। और अर्धचेतन क्या होता है? अर्धचेतन इन्होंने ये बताया है कि इसमें कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो आसानी से बिना किसी प्रयास के चेतन अवस्था में आ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम, जैसे आप लोग परिचित व्यक्तियों का नाम भूल जाना या कोई रखी हुई चीज़ कहीं रख दें और उसको भूल जाना, तो वो अवस्था इन्होंने अर्धचेतन बताई। और उसके बाद इन्होंने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को महत्व दिया। तो इड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। जो इड होता है इसको आनंद सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आनंद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इड के अंतर्गत बच्चा जो होता है केवल सुख प्राप्ति के बारे में ही सोचता है। तो ये हमारा इड हो गया। और ईगो क्या होता है, इसको वास्तविक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और जो ईगो के अंतर्गत होता क्या है कि जब इड को दबाने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ से ईगो उत्पन्न होता है। और जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो में जो बच्चा होता है वो अपने आप को सामाजिक, जैसा समाज होता है उस तरीके की गतिविधियों में, उस तरीके के रहन सहन को अपने अंदर ढाल लेता है, और उसके अंदर आदर्शवादी और नैतिकता जैसी चीज़ों का विकास होता है। तो ये हो गया हमारा इड, ईगो और सुपर ईगो। उसके बाद फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली अवस्था का इन्होंने नाम बताया मुखावस्था, और दूसरी अवस्था का नाम बताया गुदावस्था, तीसरी अवस्था इनकी है लिंग प्रधानावस्था, चौथी अवस्था है इनकी अवक्तावस्था, और 5वीं अवस्था है जननेंद्रियावस्था। तो ये थी आज की फ्रायड की थ्योरी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इनकी थ्योरी क्लियर हुई होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों हमारे चैनल पे मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, करेंट और हिस्ट्री जैसी क्लासें चल रही हैं। आप वो क्लासें भी देख सकते हैं। वो क्लासें भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और ये कंटेंट आप लोगों के लिए कम चीज़ में और ज़्यादा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग कि आप लोगों के परीक्षा में वो ना आए। आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि में रखते हुए हम लोग अपने कंटेंट को दे रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए
और ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।